कुछ सवाल हैं, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया? क्या ये पहलगाम का बदला था कि हमारा लक्ष्य और बड़ा था? कुछ सवाल है, देश जानना चाहता है कि इस सरकार ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया और उसका कारण क्या था और उसका लक्ष्य क्या था, और अचानक ये सीज़ फायर का कारण क्या रहा। ये कुछ सवाल हैं, ये देश जानना चाहता है, तो उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। और भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम जोड़ेंगे, जो इतिहास में पाकिस्तान मानता है कि उसने टेररिस्ट को पनाह दी है। पूरा विश्व जानता है कि वो टेररिज्म का गढ़ है। फिर भी इस समय पे जब हमारा पलड़ा भारी है और हमने सीज़ फायर के लिए क्यों माना, तो कुछ चर्चा करते हैं, कुछ समझते हैं और कुछ विश्लेषण देखते हैं इस युद्ध के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया मिसाइल द्वारा। 9 जगह पर अटैक किया, 24 मिसाइल यूज़ किए गए थे और उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने अपना जवाबी हमला दिया ड्रोन द्वारा, या उनके जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, प्रोजेक्टाइल्स होते हैं जो छोटे लेवल के मिसाइल्स कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये युद्ध का आरंभ हुआ। अब ये टेक्निकली तो हम वॉर नहीं कह सकते, युद्ध तो हो रहा है, तो इस समय हम इस मान के चलते हैं कि ये वॉर है। और बाद में हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप देखो कि 8 मई की रात को इंडियन टेलीविज़न मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बना दिया कि जैसे कि भारत वॉर जीत गया है, जैसे कि पाकिस्तान ख़त्म हो गया है और वहाँ पे बलूचिस्तान ने क्वेटा ले लिया हो और 3 शहर ले लिए और हमारी नेवी अंदर चली गई, और कराची की न्यूज़ ना जाने कितनी ही न्यूज़ आई, जैसे कि लग रहा था कि वॉर या युद्ध कुछ था ही नहीं। भारत ने ऐसी, और अगले दिन यही मीडिया, हमारी मीडिया उस चीज़ को ऐसे भूल गई जैसे कि रात को न्यूज़ ही नहीं दी। तो इसको भूल जाते हैं कि हमारी मीडिया ने क्या किया और क्या नहीं किया। कि हमारा इधर सवाल बड़ा है कि हमने युद्ध विराम क्यों किया। और उससे पहले हम ये भी समझना चाहिए कि हमको हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तारीफ़ करनी चाहिए। नो डाउट बहुत ही अच्छा काम किया इन लोगों ने। हमारा S-400 सिस्टम जो रशिया का एंटी मिसाइल सिस्टम है, बहुत अच्छा काम किया है, उससे कोई डाउट ही नहीं है। उनके इतने प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल्स आए, वो रास्ते में ही ध्वस्त कर दिए हमने। और तारीफ़ की लायक बात है कि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा काम किया कि हमें कम से कम क्षति पहुंची है, उस तरफ जो दुश्मन देश पाकिस्तान में वो क्षति ज़्यादा पहुंची है। और सबसे काबिल तारीफ़ है S-400 डिफेंस सिस्टम। अब हम ये भी समझते हैं कि हमारा वॉर में अपर एंड था, हमारा पलड़ा भारी था। पलड़ा भारी होते हुए भी हमने इस युद्ध को विराम क्यों दिया? अभी हम पास्ट में जाते हैं, जब वाजपेयी सरकार पावर में थी। वाजपेयी सरकार के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कितनी बोल्ड गवर्नमेंट थी वो, और कोएलिशन गवर्नमेंट होते हुए भी बहुत बोल्ड डिसीजन लिए। उन्होंने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब पोखरण में फोड़ा। जैसे ही पहला बॉम्ब फोड़ा था, USA की वार्निंग आ गई इंडिया को कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, अब आपने कर दिया है, अब दूसरा एक बॉम्ब आप नहीं करेंगे, नहीं फोड़ेंगे और यहीं पे आप रुक जाओ। तुरंत ही वाजपेयी जी ने दूसरा बॉम्ब फोड़ लिया। USA की पेंटागन को पता ही नहीं चला कि इंडिया ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और फिर उसके बाद दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। और अमेरिका की स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए भी वाजपेयी जी ने तीसरा न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं बीजेपी, जिसको हम जानते थे। जो वाजपेयी सरकार के समय कोएलिशन गवर्नमेंट होते हुए भी इतना बोल्ड डिसीजन लिए गए थे, USA की कोई परवाह नहीं की थी सरकार ने। तो अब क्यों इस बीजेपी सरकार ने युद्ध विराम क्यों दिया? चलो इसको फिर हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद।
पहले हम समझते हैं हमारी संस्कृति को। अगर आप देखो पिछले समझ लो 1200-1300 साल से, ये समझ लो लगभग इंडिया जब 700 AD की बात कर लो, तो यहाँ पे एक भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि वैष्णविज्म और शैवाइज्म साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ। ये इस्लाम का ख़तरा था। उस समय इस्लाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और वो बहुत अत्याचार कर रहे थे। इसका क्लासिक एग्जांपल ये है कि जो पारसी लोग जो इंडिया में हैं, जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं, जो ईरान में रहते थे, तो वहाँ पे बहुत अत्याचार होने लगा और फोर्स कन्वर्जन करते थे। तो ये पहले एक जो संस्कृति थी, जो धर्म होता था, जो रिलीजन को कहते समझते हैं आज कन्वेंशनल रिलीजन, धर्म तो थोड़ा फिर भी एक अलग सब्जेक्ट है। तो उस समय सोच विचार अलग थे और समझा जाए कि हम टॉलरेंट काफ़ी थे, हम हर धर्म को अपने साथ रखते थे और हमें ये नहीं पता था कि इसमें क्रूरता भी होती है। मतलब आपको ये अपनाने में आपको क्रूरता की जाए, आपके ऊपर अत्याचार किया जाए, और नहीं अपनाओगे तो आपके साथ ये होगा, या आपको मारा जाएगा, या आपको लूटा जाएगा, या आप पे स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा। तो उस समय की ये बात थी और भक्ति मूवमेंट इसीलिए आया था कि हिंदुओं को यूनाइट किया जाए, ये भारत देश को यूनाइट किया जाए। हिंदू जो शब्द एक धर्म ही नहीं है, धर्म से बहुत ऊंचा शब्द है। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारी हिस्ट्री देखी जाए हम, तो समय समय पर हमको समझ आता रहा है कि ये जो हम पे अटैक होता रहा है और हम हमेशा क्षमा करते रहे हैं। तो क्षमा करना एक अच्छी बात है, बट परंतु किस तरीके का दुश्मन है, अगर आप दुश्मन को समझ रहे हो, आज तक इतने 1500 साल के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे कि दुश्मन कौन है, वो कैसा है, उसकी सोच विचार क्या है, तो ये हमारी गलती है। ये हमें अपना इतिहास देखकर समझना चाहिए कि ये युद्ध कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब युद्ध किया जाता है तो समझो इसका बहुत बड़ा कारण होता है। तो हम फिर इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि फिर 10 मई को हमको 3:35 पर पाकिस्तान की DGMO से कॉल आती है कि सीज़ फायर करना है, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी प्रेशर डाला है कि भाई इंडिया को प्रेशर डाला जाए कि वो सीज़ फायर करे, और कुछ ही घंटे में इंडिया ने सीज़ फायर कर दिया था। और हमें सबको ये बात पता है, और हमें इस सीज़ फायर को तुरंत या युद्ध विराम को तुरंत क्यों मानना चाहिए? क्या इजराइल ने कभी माना? क्या ये पुतिन ने कभी माना? क्या इनफैक्ट USA ने खुद कभी माना? जब उनके देश की बारी आती है, जब पूरा विश्व या UN में कहा जाता है कि युद्ध रोका जाए, युद्ध विराम करो, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो रशिया है, चाहे US है, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है, वो कभी रुके? वो कभी नहीं रुके। उनका लक्ष्य होता है, उनको अपने दुश्मन को ध्वस्त करना होता है। उनको उनके जो आर्टिलरीज या उनके जो वेपन्स हैं या उनके कोई कैंप्स हैं टेररिस्ट के या कुछ भी है, वो अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। वो विश्व के नहीं सुनते हैं और वो लगे रहते हैं। और हमको भी ये समझना चाहिए कि हमें जब पहली बार कहा गया कि युद्ध विराम करो, तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए कि हाँ, हम करना चाहते हैं, परंतु 7, 8, 10 दिन खींच सकती थी सरकार और दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम फायदे में थे, हमारा अपर हैंड था, हम उनके एयर स्ट्रिप्स को नुकसान पहुंचा चुके थे। इनफैक्ट एयर स्ट्रिप्स, मेन उनके एयर स्ट्रिप जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास है, वो भी हमने उनका नष्ट कर दिया था। वो कमज़ोर हो चुके थे, वो समझ चुके थे भारत से युद्ध नहीं जीत सकते हैं। उनके जितने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो फतेह है, वो भी फेल हो गया। इंडिया की तरफ भागा था, वो नहीं पहुंच पाया, सिरसा में ही गिर गया। कितने ही प्रोजेक्टाइल्स, कितने ही ड्रोन उन्होंने भेजे, हो सकता है 2-5-6 अंदर आ भी गए हों, तो हमें नुकसान पहुंचा भी है। सीज़ फायर के बाद भी कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं तो जो भारत ने क्षति झेली है, बट उससे कहीं ज़्यादा क्षति उनको पहुंची है, बहुत ज़्यादा। और सीज़ फायर से पहले ही हो चुका था वो सब।
परंतु इसी समय हमको उनकी सारे एयरक्राफ्ट, जितना भी उनका नेवल बेस, सारा ध्वस्त कर देना चाहिए था। जब पाकिस्तान के पास एयरफोर्स ही नहीं बचेगा तो फ्यूचर वॉर के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए था। परंतु सीज़ फायर के बाद मैं कहूँगा इस भारत देश के लोगों को मन दुख हुआ है, काफ़ियों को मन दुख हुआ है। सरकार के दिमाग में क्या है हम नहीं जानते। मोदी सरकार के दिमाग में भी कुछ होगा जो वो आप बोलना नहीं चाहते, शायद कुछ समय के बाद पता चलेगा। बट इस समय इस पूरे भारत देश में मैं ये नहीं कह सकता कि सब, काफ़ी लोगों को मन दुख हुआ है इस सीज़ फायर से। अब टेक्निकली समझते हैं कि ये वॉर क्या है। ना भारत ने ना पाकिस्तान ने एक दूसरे को वॉर नहीं डिक्लेयर किया है, तो ये वॉर नहीं हो रही है टेक्निकली। परंतु इतने मिसाइल्स दागे जा रहे हैं एक दूसरे पर, समझ लो 500 के ऊपर ड्रोन्स पाकिस्तान ने छोड़े। इंडिया का हिसाब तो पता ही नहीं, क्योंकि इतनी क्षति वहाँ पहुँची है। मेरे हिसाब से तो 1000 से भी ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजी हुई। बैलिस्टिक्स नहीं तो समझो हमारे ब्रह्मोस, पिनाका, इस तरीके के मिसाइल्स तो छोड़े गए हुए। तो अब सवाल ये है कि वहाँ नुकसान बहुत पहुँचा है और हमने इतनी जल्दी युद्ध विराम के लिए क्यों मान गए। तो ये राज तो कुछ दिन बाद ही खुलेगा, तब तक हमें धैर्य रखना चाहिए। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि पहलगाम के बारे में, जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर है, उन्हें हफीज़ कुरान का टाइटल मिला है, जो जब उनकी पोस्टिंग सऊदी अरेबिया में थी, जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो और पहलगाम अटैक से पहले भी उन्होंने एक ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी थी जो रिलीजियस बेस्ड थी। आसिम मुनीर ने एक रिलीजियस कलर दिया गया और उसके कुछ ही दिनों बाद पहलगाम अटैक हुआ और पहलगाम के अंदर 26 लोग मरे, जिसमें आप देख सकते हैं उन्होंने पूछा था कि आप हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू को टारगेट करते हुए उन्होंने गोली मारी, जो इसमें एक रिलीजियस कलर दिखता है। जो आसिम मुनीर ने जो हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दी थी जो प्रो इस्लामिक थी और काफ़ी लोगों को मारना चाहिए, तो आप समझो इस चीज़ से कि कितना लिंक बन रहा है थोड़े दिन के गैप के अंदर। और जैसे कि एक स्टेटमेंट भी कहा था, एक लेडी ने पूछा मुझे क्यों नहीं मारा, मेरे हस्बैंड को क्यों मारा, तो टेररिस्ट ने कहा जाओ मोदी को पूछो। तो ये स्टेटमेंट का क्या मतलब था, ये क्या इनकी प्लानिंग थी, ये क्या सोच रहे थे। तो बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है इस स्टेटमेंट का कि ये या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में चाहते थे। अब इस चीज़ का तो हमें पता नहीं, बट इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्यों भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ा। कि पहलगाम कोई बदले की भावना तो नहीं है, ये सरकार किसी 26 लोग मर गए हों और उसके लिए पूरे किसी देश पर पूरा अटैक कर दें, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। इसके पीछे कोई गहरा राज है जो हमें पता नहीं है। ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर 26 लोग जो मारे गए उसके बदले के लिए ही नहीं था, क्योंकि सरकार इतने बड़े निर्णय ऐसे ही नहीं लेती। और हमें ये जानना चाहिए कि उनके जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था एक CNN के जर्नलिस्ट द्वारा, तब उन्होंने एडमिट किया कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है और आज से नहीं पिछले 30 साल से। साथ में उन्होंने और एक शब्द जोड़ दिया कि वो UK, USA के वेस्टर्न कंट्रीज उनके इशारों पर वो करते थे। अभी समझने वाली बात है, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान ही अकेला कल्प्रिट नहीं है, ये उनके डिफेंस मिनिस्टर कहना चाहते थे। कुल मिला के उन्होंने एडमिट तो कर लिया कि वो टेररिज्म को पालते हैं। हमारी नीति रही है कि भूल जाओ और क्षमा कर दो, जिसके कारण हमने बहुत क्षति झेली है पिछले 15 सालों में। और हमने अभी तक इतिहास से सीखा नहीं है कि दुश्मन को बुरी तरह ध्वस्त कर दो कि उसको कम से कम 50 साल लगे उठने में। और हमने इस स्थिति में इनकी नेवी को, इनके एयरपोर्ट को पूरी तरह नष्ट कर दिया होता। जैसे एयरपोर्ट को तो किया ही है, बट इनके एयरक्राफ्ट को भी ख़त्म कर दिया होता, तो युद्ध विराम का मज़ा कुछ और होता। और इतना ही नहीं, क्या हमारा एजेंडा PUK है,
तो अभी तक सुना ही नहीं दे रहा है कि पीओके के बारे में हम क्या चाहते हैं। तो कुछ सवाल हैं लोगों के मन में, अब सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं लोगों के मन में, ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री ने देश को कोई भाषण नहीं दिया इस बारे में, या उनके अलावा कोई और, या डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने भी नहीं दिया, तो उनको देना चाहिए कि लोगों के मन में दुख है इस समय कि जीती हुई बाजी हम हार रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय नेशनल स्पीच आनी चाहिए, चाहे डिफेंस मिनिस्टर ही दे दे, और थोड़ी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई अपनी सीक्रेट बताने, बिकॉज ये बहुत बड़े लेवल की बात है, बट देश को आश्वासन देना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हमें निराश जल्दी नहीं होना चाहिए। हाँ, मन दुख मुझे भी है, आप सबको भी, हर देशवासी को भी है, सबको फिर भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज ये देश में हर विचार के लोग हैं, हर एक का अपना सोच अलग है। कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है इस समय, कोई नहीं कर रहा है, तो निश्चित पता ही नहीं हमें कि क्या हो रहा है। तो उस चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ, मैं भारत देश को हमारी गवर्नमेंट द्वारा, तो हमें एकजुट होने में मदद मिलेगी। तो मेरा यही विश्वास है कि कोई स्टेटमेंट आए या कोई स्पीच आए जिसमें फिर से हम एकजुट हो जाएं, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है, हम तितर बितर हो गए हैं ये युद्ध विराम के कारण। बस यही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। अगर आप चाहें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।